ये सोच के बैठे हुए थे कि हम 4 अरबी के अल्फाज बोल के और हुजूर का इकबाल बुलंद करके हबीबी हबीबी करके सऊदीज को राम कर लूंगा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग दोनों ने पठान और अरब्स दोनों को अंडर एस्टिमेट किया है। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। बहुत शर्म का मुकाम है कि आप एज ए नेशन कहाँ पहुंच चुके हैं। 7 साल हो गए रिफाइनरी का लारा हमें दिए हुए उनको, सर हम $12 अरब लगाएंगे। मैं एक तो ये जो MOU है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बाज़ाब्ता टोपी है। अब तो खैर वो टोपी भी नहीं बना रहे, अब तो हमसे बात ही नहीं कर रहे ना। उनका दिमाग समझो। निंटेंडो जो गेमिंग कंपनी है जापान की, उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन गया बाहर का। वो लूसिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो एकॉर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वो उबर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंडिया में जियो प्लेटफॉर्म्स पे और रिलायंस रिटेल पे इन्वेस्ट कर रहा है। वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। तुम उनसे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लगवा रहे हो। वो दुनिया के सबसे शातिर, खतरनाक तरीन, श्रूडेस्ट इन्वेस्टर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग, और आप उनके सामने हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स बेचारे हम क्या करें? हमारे सबसे काबिल लोग यही हैं सर। अगर यही हमारे काबिल लोग हैं तो फिर आप ना ही समझें। SIFC गालिबन जून में बना था लास्ट ईयर, और शुरू में तो तकरीबन $100 बिलियन की बात हुई थी। तो सर अब तक कितने आ गए? नील बटा सन्नाटा। और सऊदी अरेबिया का FDI पिछले साल 59-60% प्लंज किया है। सिर्फ $7 अरब का FDI है सऊदी अरेबिया में। वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं आप हमें दे दें। शहबाज शरीफ साहब का परसों मैंने बयान सुना, हम MBS की क़यादत में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। यार वैसे हमें तो इलीट भी अच्छी नहीं मिली, क्योंकि ये इलीट जिस मुल्क से खा रही थी पिछले 76-77 साल से, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है खाने को। अब आप कॉलोनीज बना लें, जमीनों पे कब्जे कर लें, प्लॉट ही कोई नहीं खरीदे। क्योंकि इवन IMF से भी जो लोन हम सिक्योर कर रहे हैं ना बॉस, वो तुम देख रहे हो ना पैलेस्टाइन इशू के ऊपर हमारी पार्टी लाइन खामोशी। ये कीमत है IMF के इशू की। अब अपने आप को खाने का वक्त आ चुका है। अपना खून पी रहे हैं, अपना गोश्त खा रहे हैं। कब तक अपने आप को खाते रहेंगे और अपना खून पीते रहेंगे? रफ्तार के CEO और फाउंडर फरहान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे डिस्कशन करेंगे। और दौरा सऊदी अरब पर हमारे आर्मी चीफ भी गए थे, शहबाज शरीफ साहब भी गए थे। पिछले 1.5 साल में 2 दौरे शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं और 2 दौरे जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ साहब कर चुके हैं। जबकि वहाँ से लास्ट टाइम 2019 में MBS जो है वो पाकिस्तान आए थे, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। उसके बाद से वो पाकिस्तान नहीं आए। 3 बार उनका विज़िट तय हुआ, 3 या 2 बार शायद, और वो 2 बार कैंसिल हो चुका। अब रिसेंटली भी उनको यहाँ पे आना था, डेट अनाउंस हो चुकी थी, मगर विज़िट कैंसिल हो चुका है। तो इसकी क्या वजूहत हैं, इसी पर बात करेंगे। तो चलते हैं फरहान मलिक साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम। एक तो ग्रेट जॉब। आई थिंक आपने बहुत ससिंक्टली बता दिया कि ना MBS आ रहे हैं और ना रियाद आ रहे हैं। सर आपने वो शेर सुना है, हम हैं मुश्ताक वो हैं बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? ये इसी को आज डायसेक्ट करते हैं ना, या इलाही ये माजरा क्या है। यार देखो, आई थिंक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और 8 फरवरी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। क्योंकि जिस तरह नून लीग ने अपने वोटर्स को मिसअंडरस्टैंड किया, उसी तरह नून लीग फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी मिसअंडरस्टैंड कर रही है। उन्होंने समझा 8 फरवरी को कि कीमे वाले नान वाली पॉलिसी विल वर्क। इट डिडंट, नहीं काम किया ना। आपने देखा क्या हुआ 8 फरवरी को। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने अभी ये सोच के बैठे हुए थे कि हम 4 अरबी के अल्फाज बोल के और हुजूर का इकबाल बुलंद करके कि हमारे कायदे हैं आप, और मैं 4 अरबी के अल्फाज बोल के मैं सऊदीज को राम कर लूँगा, जैसे हम करते आ रहे थे पिछले कई दहाइयों से, हबीबी हबीबी करके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग दोनों ने पठान और अरब्स दोनों को अंडर एस्टिमेट किया है। दे आर फार मोर श्रूडेस्ट देन पीपल थिंक। उनके दोनों के पास बहुत ज़्यादा बिजनेस सेंस आ गया है। दोनों बहुत ज़्यादा होशियार हो गए, और अब उनको वही मंजन बेचना मुश्किल हो चुका है जो आप कई दहाइयों से बेच रहे थे। हमारे मुआशरे में ना फैसल, पठानों और अरबों के मुतालिक एक स्टीरियोटाइप था कि बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, इनको आप बड़ी आसानी से अपने खुशामद करके या इनको बेवकूफ़ बनाकर आप मंजन बोतल में उतार सकते हैं। ये आज से 20 साल 30 साल पहले भी शायद गलती था, एक स्टीरियोटाइप था मुआशरे का, लेकिन अब तो ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी PDM ने, दोनों ने ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट किया है अरब्स और पठान्स के विजडम को। आपने वोट के लिए लैपटॉप से लोगों को राम करने की कोशिश की,
लोग किसी और लेवल पे थे, वो कुछ और सोच रहे थे, उनकी कुछ और डिमांड्स थी, आप उसको मीट नहीं कर सके। अब आप सऊदीज़ को पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सऊदीज़ हैव मूव्ड ऑन। सो आई थिंक ये बड़ा क्लियर है फैसल, मतलब ये तो एम्बैरेसिंग हो चुका है कि पहले आपने नवंबर 2022 में जब शहबाज शरीफ आए तो MBS आते आते चले गए, फिर इंडिया गए थे, वो इंडिया चले गए थे। हाँ, उसके बाद सितंबर 2023 में केयर टेकर काकड़ साहब के सामने पूरा प्लान बन चुका था कि MBS को आना है, फिर मई 2024 में। मतलब बहुत शर्म का मुकाम है कि आप एज ए नेशन कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन देखो फैसल, इसको समझेंगे ना, तुमको बिग पिक्चर देखनी पड़ेगी ज़रा। कभी तुमने पाकिस्तान की रैंकिंग्स देखी हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, कानून की हुक्मरानी में, प्रेस फ्रीडम में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, वर्कर्स प्रोडक्टिविटी में? पाकिस्तान का रैंक ना ये जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, इनके साथ आता है। जिबूती और इस तरह की कंट्रीज़ ना बिल्कुल तबाहाल वॉर टॉर्न कंट्रीज़ के साथ आता है। तो दुनिया हमको वैसे ही देखती है फैसल। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम आईने में देखते हैं अपने आप को तो हमें कोई और अक्स नज़र आता है। हमारा आईना हमें गलत पिक्चर बता रहा है बहुत अरसे से। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। मेरे ख्याल से जब तक किसी को देखें, आप मुसलसल एक बात करते रहे ना फैसल। एक तो जब SIFC बना तो आपने क्या बात की? SIFC का मैंडेट था दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट लाना। अब यार तुम मुझे बताओ, वो बड़ा पुराना पाकिस्तानी फिल्म का डायलॉग है कि अ बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। यार आप मतलब दोस्त आपको कर्ज देता है, उधार देता है, धंधा नहीं करता आपके साथ। भले कहते हैं दोस्त के साथ धंधा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास वैल्यू प्रोपोजिशन है, जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज हैं, तो दुनिया के तमाम अफराद आपके पास आएंगे। समझ रहे हैं आप? अगर आप अभी आप सड़क पे जाएं, एक गोश्त का टुकड़ा फेंक दें, चील कौवे 1000 लोग आ जाएंगे। प्लास्टिक फेंक दें, कोई आएगा? तो भाई जिस चीज की डिमांड होती है उस चीज के लिए खुद ब खुद लोग आ जाते हैं। जब आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अच्छा, पहले ना हम समझते थे पाकिस्तान के पास स्टोरी नहीं है, हमारा कोई नैरेटिव नहीं, हमारी मार्केटिंग ठीक नहीं है। लेकिन यार अब ये एहसास हो रहा है हमारे पास प्रोडक्ट भी कोई नहीं है। बहुत सारी कंपनी के साथ प्रॉब्लम होता है ना, फ्यूचर कंटेंट में लोगों को इस तरह से हेल्प भी कर रहे हैं उन कंपनीज को कि जिनके पास एक अच्छी प्रोडक्ट होती है लेकिन उनके पास कोई कहानी नहीं होती इस प्रोडक्ट की, तो वो लोगों को समझा नहीं पाते कि वो प्रोडक्ट आपके किस काम की है, तो उनको हम हेल्प कर देते हैं। पाकिस्तान का तो अब मुझे मसला लग रहा है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने को, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने को। अच्छा, मज़े की बात ये सुनने में आ रही है कि ये जो MBS साहब आ रहे थे, इन्हें हमारे पावर सेक्टर में सरमायाकारी करनी थी। सर हमारी जो है वो मतलब सरप्लस में है बिजली, तो सर ये क्या है कहानी कि हम और कारखाने लगाने जा रहे हैं? 16 साल में पहली दफ़ा होने वाला है 23 और 24 कि जब डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड डिक्रीज होगी कंसेक्यूटिव ईयर्स। आपकी पीक डिमांड समर्स में, बिल्कुल जो पीक डिमांड कभी भी तारीख में टच की वो 30,000 मेगावाट है। पिछले साल ये डिमांड 10 से 15% कम हो गई। अभी हबको के CEO साकिब साहब ने कहा है कि 24 में भी ये डिमांड और 8-10% कम होने जा रही है। यानी कि आपकी डिमांड जो होगी पीक, मैं अभी समर की डिमांड कर रहा हूँ, जून जुलाई, वो कोई 24-25 हज़ार 26 हज़ार मेगावाट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको पता है 41,000 मेगावाट्स इस वक्त है। यानी कि वो जो एक महीने की पीक डिमांड है उसके मुकाबले में भी 16-17 हज़ार मेगावाट एडिशनल बिजली है आपके सिस्टम में। फैसल तुम्हें पता है, तुम जो 72 रुपए यूनिट का अभी हम न्यूज़ रूम में उस दिन बात कर रहे थे, टैरिफ पे कर रहे हो, इसमें से कितना फीसद कैपेसिटी पेमेंट्स है? मेरा ख्याल है कि शायद 70 to 80%। 70 to 80% इज कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट तुमको पता है अभी वो उसका मैंडेट नहीं। अगर और कारखाने लग जाएंगे तो ये तो मजीद बढ़ जाएगी फिर। yes. क्यों लगा रहे हैं सर? I have no idea. अगर सरमायाकारी हमें करवानी है उनसे तो और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री में करवाएं, चलें रिफाइनरी में कर लें, दूसरी चीज़ों में कर लें, इसी में सर क्यों कर रहे हैं? I have no ये नाहली है हमारी। अच्छा, पहले तो ये समझना पड़ेगा वो इसमें भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये समझना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इसमें भी कर रहे हैं। कर रहे होते तो कर देते। इतना मतलब हम रिफाइनरी, तुम्हें पता है ना, ये तकरीबन 7 साल हो गए रिफाइनरी का लारा हमें दिए हुए उनको। सर हम $12 अरब लगाएंगे। मैं एक तो ये जो MOU है ना फैसल, ये दुनिया की सबसे बड़ी बाज़ाब्ता टोपी है
जब किसी को आपको बाज़ाब्ता रिटर्न टोपी करानी होती है तो आप उसके साथ MOU पे दस्तखत करते हैं। तो ये एक कॉर्पोरेट टोपी का नाम है, लेट्स साइन एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो वो एक कॉर्पोरेट टोपी है, 7 साल से हमें पहना रहे हैं। अब देखो, अब तो खैर वो टोपी भी नहीं पहना रहे, अब तो हमसे बात ही नहीं कर रहे ना। 7-8 साल पहले वो MOU तो साइन कर लेते थे, अब तो वो कर भी नहीं रहे। सो आई डोंट नो, अब यार किसी और चीज़ पे कुछ हम ऑफर ही नहीं कर पा रहे होंगे इसलिए शायद। लेकिन पावर सेक्टर में हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो चीफ इकोनॉमिस्ट जो आया हुआ UK का, अदनान खान, बाय द वे वो भी पाकिस्तानी है, उसने बोला यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप पावर सेक्टर ऑफर कर रहे हैं। पावर सेक्टर आप क्यों ऑफर कर रहे हैं? आपको तो एक्सपोर्ट सेक्टर्स में करवाना चाहिए काम, जिससे आपके पास डॉलर आए। आपका सारा मसला ही है आपके पास डॉलर नहीं है। आई हैव नो आइडिया। अच्छा सर, SIFC गालिबन जून में बना था लास्ट ईयर, ठीक है। स्टार्ट में कहा कि $5 अरब जो है वो सालाना आएंगे, और शुरू में तो तकरीबन $100 बिलियन की बात हुई थी। फिर उसके बाद ग्रेजुअली $60 अरब आने थे। तो सर अब तक कितने आ गए? मेरे ख्याल है 1.5-2 साल तो हो गए हैं सर। नील बटा सन्नाटा, $0। आपकी FDI हैज एक्चुअली ग्रोन नेगेटिवली। आपकी 2021 में FDI मेरे ख्याल से $2 अरब के आसपास थी, 0.5% ऑफ इकोनॉमी। और आपका इकोनॉमी का साइज भी श्रिंक हुआ है बाय द वे इन द लास्ट 2 years। उसके बावजूद आपका जो GDP FDI का GDP से रेशियो है वो 0.3 पे आ गया है शायद। मतलब इस वक्त तो हम शायद $1 बिलियन पे खड़े हुए हैं। सो इट इज़ द लोएस्ट GDP to FDI रेशियो इन द लास्ट 20 years या मे बी मोर। तो पैसे तो नहीं आए, पैसे तो नहीं आए। और आने का चांस लग रहा है आपको, जो जिस तरह की ये सिचुएशन चल रही है? यार कोई सौदा इस तरह बिकता है कि तुम्हारा एक ही खरीदार हो, सारे सौदे सऊदिया को तुम बेचने की कोशिश कर रहे हो सर। क्योंकि इसकी रीजन ये भी हो सकता है वो तर्ज खा के दे दें हमें, शायद वो तर्ज खा सकते हैं हम। मैंने फिर कहा ना, तर्ज खा के उधार और कर्ज दिया जाता है, तर्ज खा के इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। तुमने तर्ज खा के स्टॉक्स में कभी पैसे लगाए हैं? आई नो यू आर अ स्टॉक इन्वेस्टर। यार ये देखो ना यार, डिफॉल्टर काउंटर में पड़ा हुआ है स्टॉक बेचारा है। इस गरीब स्टॉक पे कोई पैसे नहीं लगाता, बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक के अंदर। तुम कितनी कंपनी है ना स्टॉक मार्केट में, देखो ना स्टॉक मार्केट कितनी 700-800 कंपनी लिस्टेड है होंगी सर इतनी। हाँ। काम कितनों में होता है? कम ही होता है, 2.5-3। तो फैसल चलो ना यार, तुम हमारा आप आज उठते हैं, आज उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं जिनमें कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई काम नहीं कर, आओ उन कंपनीज में काम करें। करोगे कभी? डूब जाएंगे सर, पैसे फंस जाते हैं ना। तुम्हें पता है ना, कुछ बड़े अच्छे स्टॉक्स होते हैं, लिक्विडिटी नहीं होती, काम नहीं हो रहा होता कि यार मैं तो बेचूंगा किसको। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, हम भी प्रैक्टिकल होके एक बात करते हैं कि हमारे पास अगर सऊदी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें तो हमारे पास उनको रिटर्न में देने के लिए कुछ है? हम उनको क्या मतलब ऑफ़र कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, इकॉनमी का हाल हमने देखा, हमारी नीयतें भी हम जानते हैं, ठीक है। तो उनको क्या मिलेगा हमसे अगर वो बिजनेस डील टू 1-to-1 होती है ना, कुछ दो और कुछ लो? अच्छा, इसको समझने के लिए ना तुमको सऊदी की इकॉनमी को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि सऊदीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बदल चुका है। देखो, मोहम्मद बिन सलमान 2016 में मेरे ख्याल से क्राउन प्रिंस बन गए। अच्छा, उनका जो पहला एजेंडा था ना, उन्होंने कहा कि हम डाइवेस्ट करेंगे ऑयल से। उनका एजेंडा था रिफॉर्म्स का। उन्होंने वो जो शुरते और रिलीजियस पुलिस क्लरिक्स थे उनको उन्होंने टाइट कर दिया, साइड में कर दिया। उन्होंने ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी कर दिए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए जिसका सऊदी अरब में सोचा नहीं। आज तुम सऊदी ट्रैवल करो, मदीना मुनव्वरा में या मक्का मुकरमा में, हर दुकान पे ख़वातीन आपको, बल्कि यू जस्ट ट्रैवल, तुमने देखा होगा हर दुकान पे इमिग्रेशन काउंटर्स पे ख़वातीन बैठी हैं। सऊदीया में अनहर्ड ऑफ था। तो मोहम्मद बिन सलमान ने एटलीस्ट, मुझे उसकी डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या किए उसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने एक नारा लगाया कि हम तेल पे अब उस तरह डिपेंड नहीं करेंगे जिस तरह हम हमेशा से करते आए, और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे टूरिज्म में, माइनिंग में और दूसरी जगहों पे सऊदी अरब में, और हम दूसरे ज़राए आमदन पैदा करेंगे। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया का वैसे ही एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने इस सिलसिले में बाहर के लोगों को हायर करना शुरू किया, और फिर एक जो PIF है उनका सॉवरेन वेल्थ फंड वो क्रिएट हुआ, जो तकरीबन $650 अरब के फंड्स को मैनेज करता है। अब इसमें एक बड़े मज़े की बात है, तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेट किस तरह कर रहा है। तुमको पता है नियोम का नाम सुना होगा तुमने, द लाइन, $1.5 ट्रिलियन प्रोजेक्ट, पूरी दुनिया में पब्लिसिटी हुई 2017, 18, 19 में, शोर मचा रहा। तुम्हें पता है PIF इज द मेन फाइनेंसियर ऑफ नियोम, और PIF के चेयरमैन कौन है?
मोहम्मद बिन सलमान। और तुम्हें पता है PIF ने इस साल नियोम के द लाइन प्रोजेक्ट की फंडिंग का बजट अप्रूव नहीं किया है। अच्छा, रीजन सर? उन्हें फिजिबल नहीं लग रहा या क्या? They're saying it doesn't make financial sense. तो पाकिस्तान में फिजिबल लगता है। मैं तुम्हें यही समझाने का, उनका दिमाग समझो। PIF has invested in Nintendo। तुम्हें पता है PIF Nintendo जो गेमिंग कंपनी है जापान की, उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन गया है बाहर का। 8.5% स्टेक है उसके पास। वो लूसिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो एकॉर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वो उबर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंडिया में जियो प्लेटफॉर्म्स पे और रिलायंस रिटेल पे इन्वेस्ट कर रहा है। वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। तुम उनसे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लगवा रहे हो, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहा है। उनका और आपका सौदा बन नहीं रहा। अब आप जिद कर रहे हैं, तो अब आप जिद कर रहे हैं तो क्या पता हो सकता है अभी भी कोई $500 मिलियन, कोई $1 अरब को ऐसे बोले यार 4 दफा आ चुके हैं हमारे घर पे, बेचारों ने तंग, वो गरीब रिश्तेदार होता है ना बेचारा, आके पुराने ताल्लुकात, अब्बा अम्मा के ज़माने के अच्छे ताल्लुकात होते हैं, अब बच्चे आ चुके होते हैं, लेकिन वो अब्बा की ताल्लुक की शर्म में बच्चे कहते हैं अच्छा चलो यार ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं चलो यार तुम्हारे घर में आके खाना खा लेता हूँ। तो वो हो सकता है आके कोई खाना खा ले और उस खाने के दौरान कोई 1,500 रुपए बच्चों को उनके ईदी वीदी पकड़ा दे। बॉस कोई सीरियस इन्वेस्टमेंट आपका और उनका सौदा बन नहीं रहा। उनकी डायरेक्शन अलग है, आपकी डायरेक्शन अलग है बॉस। आप उनको, मैं उस दिन देख रहा था यार, एक तो एक ही कंपनी आई, उसका पावर पॉइंट पे ये चक्कर बना बना के प्रेजेंटेशन दे रहे थे यार। उसने भी ब्लैक रॉक से $5 अरब की डील साइन की हुई है उस सॉवरेन वेल्थ फंड ने। ब्लैक रॉक का पता है ना तुम्हें? जी सर, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है, इन्वेस्टमेंट वो कंपनी है यार। उनके साथ वो काम कर रहे हैं। वो दुनिया के सबसे शातिर, खतरनाक तरीन, मतलब खतरनाक श्रूडेस्ट इन्वेस्टर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग। और आप उनके सामने हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स बेचारे, बेचारे ही है ना ये तो आप शेर के आगे क्या करें? हमारे सबसे काबिल लोग यही हैं सर, तो हम किन को बिठाएं? अगर यही हमारे काबिल लोग हैं तो फिर आप ना ही समझें। आपको सख्त लगी होगी मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि ये है या नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर यही है तो पैसे नहीं आएंगे। सही। और पैसे नारों पे भी नहीं आएंगे। अभी वो शहबाज शरीफ साहब का परसों मैंने बयान सुना, हम MBS की क़यादत में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। यार फैसल, यार इस तरह कोई, मतलब चिपकू रिश्तेदार नहीं होते मुझे, चिपक है भाईजान, आप ही करेंगे भाई साहब, ये आपके बच्चे हैं भाई साहब, इनको देखे वो कट रहा है, वो सामने वाला रिश्तेदार कह रहा है यार ये चिपक गया है बहुत। हम चिपकू मेले रिश्तेदार बने हुए इस वक्त MBS के साथ। It's not going to work. I don't think it's going to work. अच्छा सर, पिछले कुछ दिनों से जब से ये दौरे वाला मामला चल रहा है, PTI के हैंडल से भी कुछ बातें हो रही हैं कि उन्होंने कोई मतलब इस तरह का मुतालबा रखा है जो सियासत से रिलेट है, कि मतलब इमरान खान की रिहाई या उनके मुकदमात में रिलीफ का। कोई आपको लगता है कि इन बातों में कोई सच्चाई हो सकती है? क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल तो है ना हमारी सियासत में। मुझे इस बारे में कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर हम एक बिग पिक्चर देखें तो लाज़मी बात है, आप किसी छोड़ें यार $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट को, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के घर भी जाते हैं, उसके घर में सब आपस में लड़ रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं? यार नहीं, लड़ाई तो खत्म करो यार, आपस में दोस्ती करो, सुलह करके बैठो, फिर बात करते हैं। आप कहीं सौदा करने आए हुए, वहां मार कुटाई हो रही है टेबल पे, आपने नॉक किया, फर्ज करो ना तुम किसी रिश्तेदार के बेल बजाई, तुमने अंदर से ओए तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे ठू हो रहा है, आप क्या करोगे? बात नहीं होगी। आप बोलोगे यार चलो भाई गलत आ रहा है, बाद में आते हैं। तो उन्होंने बेसिकली बोला ना यार भाई इसको मसले को हल कर लो, हम बाद में आते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ अनाएं इतनी बड़ी हैं कि वो तो कहते हैं ना, हमें तो एलीट भी अच्छी नहीं मिली हमें तो एलीट भी अच्छी नहीं मिली, क्योंकि ये एलीट जिस मुल्क से खा रही थी पिछले 76-77 साल से, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है खाने को। अब आप कॉलोनीज बना लें, ज़मीनों पे कब्जे कर लें, प्लॉट ही कोई नहीं खरीदेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो तब होगा ना, आपके प्लॉट तो बाकिया लोग खरीदते हैं ना, तो भाई वो प्लॉट खरीदने के लिए लोगों को पैसा चाहिए। अब लोगों का पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? देखो, और सबसे बड़ी बात यह है कि I keep going back to Saudi investors. तुम्हें पता है दिस फंड
इसको पिछले साल 11 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। ये सऊदी जो फंड, हाँ सऊदी फंड है। They are themselves struggling to get FDI into Saudi Arabia. और सऊदी अरेबिया का FDI पिछले साल 59-60% प्लंज किया है। सिर्फ 7 अरब डॉलर का FDI है सऊदी अरेबिया में। अच्छा, वो लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं आप हमें दे दें। सऊदी अरेबिया खुद बहुत शदीद कोशिश कर रहे हैं, MBS की बहुत ज़्यादा कोशिश है, मुझे लगता है वो कामयाब हो जाएंगे। देखिए ना, आई थिंक दे विल बी वेरी सक्सेसफुल बिकॉज MBS इज़ यंग और सऊदी अरेबिया में एब्सोल्यूट पावर का कॉन्सेप्ट है और वो वाकई में सीरियस है सऊदी अरेबिया को मैं खासा चेंज करने के लिए। इज़ अ वेरी एम्बिशियस गाय, वेरी, और वो गो गेटर है, मतलब उसको बंदे को जो चीज़ समझ में आती है ना वो कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने फैसले से पलट भी जाता है। आपने कतर ब्लॉकेड में देखा, ईरान के साथ ताल्लुकात में देखा, शाम में देखा, यमन में देखा, इसराइल के मामले में देखा। वो बंदा देख जाता है कहीं, उसको लगता है गड़बड़ हो गई, वो अकड़ के वहाँ बैठा नहीं रहता, ही चेंजेस कोर्स। एंड वो चर्चिल का कोट है, दोज हु डोंट चेंज देयर माइंड डोंट चेंज एनीथिंग। सो MBS इज गुड एट चेंजिंग हिज माइंड, सो MBS विल फिक्स दिस। बट द प्रॉब्लम इज राइट नाउ सऊदी अरेबिया खुद दुनिया से कह रहा है आओ हमारे मुल्क में पैसा लगाओ, और पिछले साल सिर्फ 7 अरब डॉलर आए उस मुल्क में, और काकड़ साहब कहते हैं पाकिस्तान में 12.5 अरब डॉलर आएंगे हर साल। क्या बात, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। सही। अच्छा सर, मुझे ये लगता है कि इस बात का हमारे शहबाज शरीफ साहब को भी रियलाइजेशन हो चुकी है, क्योंकि आज का उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि हम तमाम इदारों की जो स्ट्रेटेजिक हमारे इदारे हैं उनको छोड़ के तमाम की निजकारी करने का फ़ैसला किया है। तो पैसा कमाने का एक ज़रिया, तो एक रास्ता नज़र आ रहा है। फैसला किया है, तहैया किया है, अज़म किया है, इरादा किया है, मजम्मत की है, कमेटी बना दी है। जब ये अल्फाज सुना करो, उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया करो। आप एक बात बताएं, आप रिफॉर्म्स के बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे? आप ताजरों से 8 बजे दुकानें बंद नहीं करा सकते, और 5 लाख ताजरों में से सिर्फ 200 को रजिस्टर कर पाए हैं FBR के अंदर। सर 75 सुनने में आया। मेरे एक दोस्त का कल का हिसाब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसको FBR वालों ने, एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है उसकी, बिल्कुल एवरीथिंग वाइट, सब कुछ ठीक है, कह रहा है उसको लायबिलिटी खड़ी कर दी पता नहीं 1.5 करोड़ रुपए की। कह रहा है आपकी टैक्स लायबिलिटी है ये। उसने बोला भाई ये तो, उसने सारे पेपर्स हैं, सब कुछ है। कह रहे नहीं, हम आपको उस पर हम आपकी लायबिलिटी खड़ी कर दी और हम तो इसका फैसला दे देंगे। अच्छा, FBR के पास अब ये राइट्स हैं कि वो बैंक को लेटर लिखेगा और पैसे खट करके डायरेक्ट बैंक से निकल जाएंगे। वो परेशान हो गया, कह रहे हो भागा गया। कह रहे हैं प्रेसिडेंट का अभी फैसला। तो वो जब गया उनके पास तो उससे कह रहा है 25 लाख रुपए दे दो, केस खत्म। और अब निगोशिएशंस फाइनल मराहिल में आ चुकी हैं। कहने का मकसद ये है, फैसल खुदा का खौफ करो यार। तुम्हारा अपना लोकल बिजनेसमैन खौफजदा, सहमा, डरा हुआ है। जिस डिश से तुम्हारे अपने लोग खाना नहीं खाना चाह रहे, तुम चाह रहे हो कि तुम बाहर से किसी को, मेहमानों को बुला के खिलाओगे यार। चलें सर, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है तो हमारे बराबर में भी एक डेवलपमेंट हुई है। इंडिया ने चाबहार जो ईरान की बंदरगाह है उसका एग्रीमेंट कर लिया और ऑलमोस्ट वो ले लेगा अगले 10 साल के लिए। तुमको पता है इंडिया में पिछले साल कितनी FDI आई है? $50 बिलियन। इंडिया इज अनदर स्टोरी बॉस। इंडिया अलग जहान है, उसका वो शाही का जहां और है, करगस का जहां और। तो भाई इंडिया का जहां कुछ और हो चुका है। ये जो इकबाल के सारे शेर थे ना, अब ये हमारे दूसरे लोगों पे आ रहे हैं। वो इलॉन मस्क बन गया है, वो सितारों पे कमंद इलॉन मस्क डाल रहा है, चाइना अलग काम कर रहा है, इवन ईरान आपसे बेहतर कर रहा है। अच्छा, ये तुम इंडिया की बात कर रहे हो ना, इंडिया को थोड़ा साइड में कर दो। मैंने इंडिया तो अलग हो गया ना। मैं तुमसे, ये जो चीफ इकोनॉमिस्ट आया हुआ है अदनान खान, ये सितंबर में गया था बांग्लादेश। तो वहाँ पे उसने जो बयान दिया है और जो उसने कल पाकिस्तान में बयान दिया है, उनको दिखाते हैं। उसने बांग्लादेश के बारे में कहा है फैसल कि बांग्लादेश's miraculous growth is an unsung development success story। उसने बोला है बांग्लादेश की जो ज़बरदस्त मोजज़ाती मोजा है, ये मुआशी मोजा करार दिया है उसने बांग्लादेश की ग्रोथ को। और ये सितंबर में, अभी 6 महीने 7 महीने पहले उधर गया। पता है कल उसने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा यार? मुझे पढ़ के इतनी शर्म आई, यकीन करो फैसल। कह रहा है नॉर्मल कंट्री डजंट नीड IMF। अल्लाह अकबर। कह रहा है 24वीं दफा IMF के पास जाने की तैयारी कर रहे हो। भाई तुम एबनॉर्मल लोग हो, तुमको पागल टाइप के लोग हो, तुम कोई
नॉर्मल कंट्री डज नॉट नीड IMF। सो उसने बोला पाकिस्तान एक एब नॉर्मल कंट्री है, 24वीं दफा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं IMF के बाद। पहले हम बराबर थे अर्जेंटाइन के साथ, अब हम जोकोविच और पाकिस्तान, जोकोविच का ग्रैंड स्लैम्स और पाकिस्तान के क्या कहते हैं IMF प्रोग्राम्स का कंपटीशन शुरू हो गया है कि कौन ज्यादा लेगा। इट इज इनसेन। आप एक एबनॉर्मल कंट्री हैं फैसल, इसको समझें आप बार बार ना, आप, मुझे एक तासुर ये लगता है कि आप शायद समझते हैं हम कोई नॉर्मल टाइप का मुल्क हैं, कोई मलेशिया, कोई इंडोनेशिया, कोई वियतनाम। नहीं, समझो तुम एक वॉर टॉर्न, वो जिसके बारे में आ रहा होता है ना, जो हम अभी के देखते हैं, जबूती के बारे में कुछ सुनते हो तुम, यार युगांडा में क्या, रे यार युगांडा कैसा मुल्क है भाई, वो युगांडा से बुरा हाल है शायद तुम्हारा, अपना तासुर ठीक करो। सर देखें, वॉर सिचुएशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया भी हमें अलार्म कर रही है, मगर सर बात ये है कि हम माशाल्लाह से 4-5 जंगों का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो हमें मतलब रियलाइज़ नहीं है कि मतलब क्या 4-5 जंगों का क्या एक्सपीरियंस रखते हैं आप? उसमें नहीं जाते सर अभी, मगर नहीं जाते ना, तो फिर आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? आप चाह रहे हैं मैं चला जाऊं उधर, मैं उधर नहीं जाऊंगा। आप जिस जंग, अभी आप मुआशी महाज पर रहें, मुआशी महाज के ऊपर हमने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। देखिए मेरे पास एक CEO, अभी नेक्स्ट वीक आप उनका इंटरव्यू देंगे, नसीम बेग साहब है, कॉर्पोरेट इनसाइडर, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने बोला यार देखो, पाकिस्तान एक सेफ हेवन के तौर पर वजूद में आया था जागीरदारों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके ऊपर पूरे डॉक्यूमेंटेशन है कि पंजाबाइजेशन ऑफ ब्रिटिश आर्मी। उन्होंने कहा देखो, ब्रिटिश आर्मी हैविली पंजाबाइज थी और फ्यूडल्स भी वो थे, तो पाकिस्तान, तो वो जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसमें सारे यही लोग थे। तो पाकिस्तान बना कब? जब यूनियनिस्ट पार्टी के सारे इलेक्टेबल्स ने कायदे आजम की बोट में सवारी शुरू कर दी, पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान तो लोगों ने इसलिए बनाया था कि उनको इंडिया में अपने मफादात खतरे में लग रहे थे। उन्होंने बोला यार ये सही नहीं लग रहे, गांधी वांधी हमें ठीक लोग नहीं लग रहे, ये हमें फेंटा लगाएंगे। उन्होंने बोले इधर आओ भाई, इधर ये पार्टी ठीक लग रही है, यहाँ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जागीरदारी और मिलिट्री, इन दोनों निज़ाम में बिजनेस से क्या ताल्लुक है इन चीज़ों का? ये बिल्ट ही नहीं होते, इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं होता कि बिजनेस फ्लरिश करे। ये तो एक मोनोपोली टाइप। बिजनेस में आपको क्या चाहिए? कंपटीशन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है, आपको मेरिट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। जागीरदारी में केड़ा मेरिट? एम्पावरमेंट चाहिए, जागीरदारी और इन तमाम चीज़ों में इनोवेशन चाहिए। अब मिलिट्री में इनोवेशन नहीं होती है, आपको कन्फॉर्मिस्ट होना होता है, यू हैव टू फॉलो द कमांड। जागीरदारी में रियाया को कमांड फॉलो करनी थी। बिजनेसेस ग्रो करते हैं इनोवेशन, क्रिएटिविटी से। तो 1947 से लेके 2024 तक यही कहानी है, हमारी कहानी यही है और इसी पे हम चल रहे हैं। देखो आई थिंक जो फाइनल बात है ना, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी अदनान खान की ये बात, इसने बोला कि देयर इज नो केस इन हिस्ट्री वेयर आउटसाइड actors have come and transformed the country, and that also holds true for Pakistan. बहुत क्लियर का है, क्लियर बात। तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जब बाहर से कोई कंपनीज और लोग आए या मुल्क आए और उन्होंने किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उसकी माइशत को खड़ा कर दिया। आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। चाइना लेट 70s, इंडिया अर्ली 90s, वियतनाम 10 साल अगो पहले, इवन बांग्लादेश में कोई बहुत ज़्यादा FDI नहीं है। ये तमाम मुल्क विदाउट FDI खड़े हुए। सही। आप अपने मुल्क को बैसाखियों पे खड़ा, बैसाखियों पर भाई देखो, जो कमज़ोर ममालिक में आते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो कॉलोनाइज करने आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने नहीं आते। हाँ, अगर हमारी अशराफिया ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को एक कॉलोनी, मकामी एक्टर्स की कॉलोनी से तब्दील करके एक बैनुल-अक़वामी एक्टर्स की कॉलोनी पे के हाथ में देना है, तो वो एक सूरत हो सकती है कि जब हम अपने मुल्क को हम उनके हवाले कर दें और हम कॉलोनाइज हो जाएं। लेकिन पता नहीं हमें कॉलोनाइजर्स भी अच्छे मिले ना मिले। दूसरे लफ्ज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह का कोई इश्तिहार देते हैं। हाँ, ईस्ट इंडिया वही, हमारे पास अभी यही प्रॉस्पेक्ट है। इतने कमज़ोर, इतने तबाह हाल इस किस्म के स्ट्रक्चर में इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, कॉलोनाइजर्स आएंगे। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि कोई दूसरा मुल्क
किसी की तकदीर नहीं बदल सकता, अगर बदलता होता तो CPEC से हमारी बदल चुकी होती ना यार। देखो ना यार, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कहाँ गई पता, लोन्स आए, कहाँ गए, भाड़ में चले गए, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, रिफॉर्म्स ही नहीं थी, सोच ही नहीं थी, कंसिस्टेंसी ही नहीं थी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क अनलेस, देखो अब तो ये बात हर कोई कर रहा है कि अनलेस देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन थिंकिंग एंड पॉलिसीज। मेजर शिफ्ट मतलब ये फोन ऐसे रखा हुआ है, इस फोन को हम उठा के यूं रख दें, ये टेबल ऐसे, इसको हम उठा के यूं कर दें, कुछ नहीं बदलेगा। सही। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, इसी जिस तरह हम सऊदी अरब का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि MBS की बात हो रही है, इसी तरह जब कोई भी हुकूमत बनती थी और मुश्किल में होते थे, हम चाइना की तरफ देखते थे। पिछले 1-1.5 साल से चाइना की तरफ हम इतना ज़्यादा नहीं देख रहे। क्या उन्होंने हमें हरी झंडी दिखा दी है, साफ हाथ खींच लिया, या हम अभी वहाँ ट्राई ज़्यादा नहीं कर रहे? हम पहले एक को ट्राई करना चाहते हैं, फिर दूसरे के आगे हाथ फैलाएंगे। आजमूदन कतासरा, चाइना का एक तो हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी ना, वो हमने बहुत बेच दी। अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। चाइना ने, और चाइना को क्या लॉस हुआ है आपके पास? वो तो सॉवरेन, आप उनको तो आप सूद समेत वापस लेगा वो आपसे एक चीज़। वो बहुत सी चीज़ें गिरवी हैं सर, बहुत सी चीज़ें गिरवी हैं, आपके सारे एयरपोर्ट्स, आपकी चीज़ें, आपकी मोटरवेज, आपके गवादर का सौदा हो गया है। सो आप, दूसरी बात यह है कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा से जो किबला व काबा है वो अमेरिका रहा है। और अच्छा, सबसे मज़े की बात एक और है, देखो ये मुझे अभी ना किसी बहुत इनसाइडर ने दी, इसको तुम खबर समझो, कि इस दफ़ा IMF भी जो लोन दे रहा है वो एक्चुअली रिफॉर्म्स की मंजूरी पर नहीं दे रहा है। अच्छा, हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है कि इवन IMF से भी जो लोन हम सिक्योर कर रहे हैं ना बॉस, वो तुम देख रहे हो ना, पैलेस्टाइन इशू के ऊपर हमारी पार्टी लाइन, खामोशी, ये कीमत है IMF के इशू की। मतलब वो भी हम मुआशी, वरना क्या होता था, IMF आता था, यार ये काम करो, रिफॉर्म्स कर दें, रिफॉर्म्स करो, ये चीजें करो, तुम्हें मिल जाएंगे पैसे। तो हमने बोला यार ये तो नहीं होगा, कोई हमारा वही पुराना वाला काम बताओ हमें, है कोई पुराना। उन्होंने बोला यार अच्छा ये कर सकते हो तुम? सर बिल्कुल सर, आप देखें ना स्टेडियम में झंडे आएंगे, ना सड़कों पे एहतजाज होगा सर, कुछ नहीं करने देंगे सर हम। वो तो खुदा गारत करे इन जेंजी को जिन्होंने बॉयकॉट करके मुसीबत खड़ी की हुई है। तो इस दफा IMF से भी जो बात चल रही है उसमें मुझे बड़े एक इंसाइडर ने बताया है कि दिस डील इज नॉट प्योरली एन इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एजेंडा डील, इट हैज अ वाइडर पॉलिटिकल एजेंडा, और उस एजेंडे पे हमने सर तस्लीम खम किया है, जिसकी वजह से हमें पैसे मिल रहे हैं। बस सही है, यानी कि पैसे आएंगे, खाया पिया हजम किया, और फिर हाथ झाड़ के हम दोबारा किसी शिकार की तलाश में जाएंगे। अपने आप को खाने का वक्त आ चुका है, अपना खून पी रहे हैं, अपना गोश्त खा रहे हैं। कब तक अपने आप को खाते रहेंगे और अपना खून पीते रहेंगे, आई डोंट नो। अल्लाह करे सर हालात बेहतर हों। चलें, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा किसी नशिस्त में आपसे मुलाकात होती है।